Very good morning, students. So we start with the discussion of a few questions of yesterday. Yes, students. Good morning again. Those who just joined. So students, 10, 11, 10, 10th question was easy, I believe. 10th question में क्या करना था? Velocity means we just had to take a derivative. मतलब 3t square plus 4t का derivative, तो 60 plus 4 आंसर होना चाहिए. 60 plus 4 ही आंसर आना चाहिए 10th क्वेश्चन का. 11th was not the homework that we are going to see today. 12th में क्या करना था? एक्सेलरेशन फाइंड करना था. वेलोसिटी दी थी तो एक बार डेरिवेटिव लेना है, तो 3 sin t का डेरिवेटिव 3 cos t आ जाएगा, राइट. 13 क्वेश्चन में भी दो बार डेरिवेटिव लेना था, एक्सेलरेशन निकालना था तो दो बार डेरिवेटिव लेना था. तो you would have 6 5 30 30 b 30 b square. That should be the first option as the answer. 16 में जर्क फाइंड करना था, वेलोसिटी दी थी तो एक बार डेरिवेटिव लेंगे तो एक्सेलरेशन, और एक बार डेरिवेटिव लेंगे तो जर्क मिलेगा. सो सी ऑप्शन शुड बी द आंसर. एंड 15th में कल हमने ग्रुप पे डिस्कशन किया हुआ था. 15 में नन ऑफ दीज इज द आंसर. 15 के जो सेकेंड बैच के स्टूडेंट्स हैं ना, सॉरी, जो अपने ग्रुप पे सेकेंड वाला ग्रुप है, उनमें के कुछ स्टूडेंट्स फर्स्ट में है, कुछ लोग नहीं है. मैं आज लिंक सेंड करता हूँ, आप लोग सब फर्स्ट पे आ जाओ, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप अपना एक्टिव है अच्छा खासा. तो उस पे रोज कुछ हलचल छोटी मोटी तो होती रहती है. सो इट्स गुड दैट एवरीबडी गेट्स अपडेटेड विद दैट. तो 15 क्वेश्चन वहां पे डिस्कस हो चुका था. 15 का आंसर क्या आ रहा था? पीछे जो दिया हुआ था आंसर वो गलत था. 15 का करेक्ट आंसर 2b² s³ 2b² s³ ये आंसर आ रहा है. दैट्स व्हाई नन ऑफ दीज विल बी द आंसर. Is my voice clear to everyone, students? Am I audible clearly? Yes? Yeah. Okay. So anybody wants any explanation of these questions? I believe not. Okay. मे बी 15th का ही एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ. कल जो ग्रुप पे डाला था उसके अलावा there is a easier method that I already gave you a formula at the end yesterday. कि जब एक्सेलरेशन निकालना होता है तो यू कैन डू v dv by ds. v dv by ds. तो सिंपली फॉर्मूला हो जाएगा. v का फॉर्मूला यहाँ पे जो सवाल में दिया हुआ है, दैट इज bs² इंटू dv बाई ds, मतलब उसी का डेरिवेटिव. तो वो आएगा b इंटू ट्वाइस एस. b इंटू ट्वाइस एस. So that easily gives you in a single step 2b² s³ as the answer. Okay. इससे आसान कोई मेथड नहीं होने वाली. This is going to be the easiest method. जो कल हमने फॉर्मूला देखा था, a is equal to dv by ds. Yes. People want 14th also. Many of you want 14th also. अच्छा, 14 देख लीजिए. 14th question में students velocity is given as v is equal to
वी नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी, साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन इज डीवी बाय dt, acceleration is dv by dt, rate of change of velocity, dv by dt। तो देखो टाइम के साथ क्या हुआ है, यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेना पड़ता है। तो टाइम के साथ क्या हुआ है, ध्यान से देखिए, टाइम के साथ ओमेगा मल्टीप्लाई हुआ है, एक पहला हादसा उसके साथ, देन उसके साथ साइन लिया गया है। बाजू में तो कांस्टेंट है, तो बाजू में जो कांस्टेंट है वो एज इट इज रहेगा, बाजू में जो कांस्टेंट है वो एज इट इज रहेगा, वी नॉट एज इट इज रहेगा। साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस, लेकिन चेन रूल से ओमेगा इंटू टी का डेरिवेटिव आ जाएगा, मानते हो, ओमेगा इंटू टी का भी डेरिवेटिव आ जाएगा, डी डी टी ऑफ ओमेगा इंटू टी आ जाएगा। डी डी टी ऑफ ओमेगा इंटू टी क्या है, ओनली ओमेगा, बिकॉज ओमेगा कांस्टेंट है, तो ये इसका आंसर आएगा ओमेगा, टी का डेरिवेटिव 1 होता है, सो दिस आंसर इज बिकमिंग वी जीरो इंटू ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी। इस स्टेप तक क्लियर है, एक्सेलरेशन निकालने के स्टेप तक क्लियर है, बताइए, टिल दिस स्टेप एवरीवन इज क्लियर, सवाल पूछने वालों, यस। अब आगे जर्क को नाम की कोई चीज डिफाइन की है, जर्क नाम की क्या चीज डिफाइन की है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, मतलब डी ए बाई डी टी, एक्सेलरेशन का रेट ऑफ चेंज पूछ रहे हैं। सो डी ए बाई डी टी मतलब अब हमें इस चीज का डेरिवेटिव लेना है जो अभी अभी हमारा आंसर आया है, मतलब डी डी टी ऑफ वॉट, डी डी टी ऑफ एक्सेलरेशन का क्या आंसर आया है हमारा, एक्सेलरेशन का आंसर आया है वी नॉट ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी, वी नॉट ओमेगा कॉस, इसमें का भी कांस्टेंट बाहर निकाल लीजिए स्टूडेंट्स, वी नॉट इंटू ओमेगा बाहर निकाल लीजिए आसानी से, और कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव जब करेंगे, कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव जब करेंगे तो चेन रूल लगेगा, डी डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी करेंगे तो चेन रूल लगेगा। क्यों चेन रूल लगेगा, क्योंकि दो हाथ से हुए, दो स्टेप में हुआ है। टी के साथ क्या हुआ है, देखिए टी को ओमेगा से मल्टीप्लाई किया गया और बाद में उसका कॉस लिया गया है, तो पहले हम उसका कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन ले लेते हैं, माइनस साइन इनटू इनटू ओमेगा टी का डेरिवेटिव, ओमेगा टी का डेरिवेटिव इज ओमेगा, तो ये चीज मल्टीप्लाई होगी, ये चीज मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पे, तो फाइनल आंसर वी आर गेटिंग माइनस साइन के साथ वी नॉट इंटू ओमेगा, ओमेगा दो बार आ गया ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी, दैट्स द जॉक, क्लियर, ठीक है। चलो, इसके अलावा व्हाट वाज द होमवर्क वी वर हैविंग, इसके अलावा जो होमवर्क था वो 20th क्वेश्चन ऑनवर्ड्स, बीस इक्कीस बाईस क्लियर है स्टूडेंट्स, बीस इक्कीस बाईस एक 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 बार डेरिवेटिव लेना था और उसमें कहीं कहीं पे टाइम की वैल्यू पुट करनी थी, ठीक है। चलो 23 एक बार देख लेते हैं स्टूडेंट्स, 23 में क्या करने को बोला हुआ है, 23 में सबसे पहले तो v दिया हुआ है, v दिया हुआ है उसको एज इट इज अच्छे से लिख लेते हैं, 25t² माइनस 10t प्लस 5, ये वेलोसिटी की वैल्यू दी है इन द यूनिट मीटर पर सेकेंड, इन द यूनिट मीटर पर सेकेंड, यस। फिर अब फर्स्ट सवाल पूछा है वैल्यू ऑफ टी फॉर विच एक्सेलरेशन इज जीरो, तो भाई पहले एक्सेलरेशन तो निकाल लेते हैं, एक्सेलरेशन क्या होता है, डीवी बाई डी टी, मतलब ऊपर वाले चीज का डेरिवेटिव लेके, है ना, एक्सेलरेशन जो आएगा, एक्सेलरेशन आएगा ये डीवी बाई डी टी, मतलब वेलोसिटी का डेरिवेटिव करके आएगा। अच्छा, वेलोसिटी का डेरिवेटिव कर लेते हैं, तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, तो 50t, और माइनस 10t का डेरिवेटिव माइनस 10, ये स्टेप तक पहुंच गए। अगली स्टेप जर्क भी कहीं कहीं पूछा है, वो भी निकाल के रख लेते हैं, तो जर्क इज एक्सेलरेशन का डेरिवेटिव डी ए बाई डी टी, तो इसका क्या आंसर आएगा, 50 आएगा। नेचुरली अच्छे से यूनिट दे दीजिए, तो एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जर्क का यूनिट में और एक बार सेकेंड से डिवाइड होगा तो मीटर पर सेकेंड क्यूब, इतना हमने निकाल के रख दिया। अब एक एक सवाल का जवाब देते हैं उनको,
क्या है? द वैल्यू ऑफ टी फॉर विच एक्सेलरेशन इज जीरो। तो भैया एक्सेलरेशन कब जीरो हो रहा है? देखो, पहला सवाल पूछ रहा है आपको कि व्हेन इज एक्सेलरेशन जीरो। ए जीरो करना है। ए का फॉर्मूला क्या बना है? 50t - 10, ये होना चाहिए जीरो। तो टाइम की वैल्यू क्या आ रही है? टाइम की वैल्यू आ रही है 1/5। 1/5 सेकेंड्स, करेक्ट। 1/5 सेकेंड्स आ रही है टाइम की वैल्यू। ओके, तो ये सीधा हो गया कि एक इसका जवाब पी ऑप्शन, राइट। फर्स्ट का जवाब पी आ रहा है, 1/5। सेकेंड, जर्क एट सम टाइम, दिस इज इंटरेस्टिंग। ओके, जर्क की वैल्यू पूछी हुई है। सेकेंड देखो, जर्क का आंसर हमारा आया 50 मीटर पर सेकेंड क्यूब। तो ये जर्क की वैल्यू इस पे टाइम का डिपेंडेंस ही नहीं है। देखो, कोई टाइम की टर्म ही नहीं है ना। कोई टाइम की टर्म दिख रही है कि आपको टी दिख रहा है क्या जर्क के फॉर्मूला में? नहीं दिख रहा है। मींस इट इज सेम फॉर एनी टी एट एनी टाइम। सेम एट एनी टाइम। आप दुनिया में कोई भी टाइम की वैल्यू पुट करो, जर्क का आंसर 50 ही आ रहा है इस सवाल में। सो आंसर विल बी 50 मीटर पर सेकेंड क्यूब। ओके, उन्होंने यूनिट नहीं दिया है राइट कॉलम में, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यूज दी हुई है, ऐसा स्टैंडर्ड यूनिट मान के ही हम चलेंगे। वैसे क्वेश्चन में देके रखा है, क्वेश्चन में ब्रैकेट में देके रखा है यूनिट क्या है करके। तो दिस वर्क्स। देन एक्सेलरेशन पूछा है एट टाइम इज इक्वल टू 1। तो भैया सबसे पहले मैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिख देता हूँ। एक्सेलरेशन इज 50t - 10। ये हमारा फॉर्मूला निकला हुआ है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। अब क्या पूछा है? एक्सेलरेशन एट टाइम इज इक्वल टू 1। इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स, जस्ट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, एज अ न्यू नोटेशन। एक्सेलरेशन ऐसा आप खड़ी लाइन लिख के नीचे लिखेंगे t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो इसका मतलब है कि भाई एक्सेलरेशन के फॉर्मूला में टी की वैल्यू 1 डाल दो। तो 50 × 1 - 10। तो आंसर क्या आ रहा है? 40 आ रहा है, राइट। 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर इज कमिंग 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आर आंसर आ गया इसका। ये आंसर आर आ गया, ठीक है। अब रही, वैसे तो अभी आप ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो कि क्या सही होगा करके, है ना। फर्स्ट का पी, सेकंड का एस, थर्ड का आर। तो क्लियरली सेकंड ऑप्शन इज द आंसर, राइट। क्लियरली सेकंड ऑप्शन इज द आंसर। यहां तक आ जाता है, बट फिर भी जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग फोर्थ सवाल में क्या करना है, तो ये भी हमने कल एकदम एंड में देखा था। देखो, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू के जब सवाल हुआ करते थे, तो वी वांट क्या यहाँ पे? v की मिनिमम वैल्यू, v की मिनिमम वैल्यू। तो जिसकी भी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू चाहिए थी उसका डेरिवेटिव जीरो करते थे। देयरफॉर डेरिवेटिव, वेलोसिटी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टाइम दिया हुआ है, तो उसका डेरिवेटिव जीरो कर दो स्टूडेंट्स। dv/dt क्या कर दो? जीरो कर दो। dv/dt जीरो कर रहे हैं मतलब 50t - 10 क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। देयरफॉर टाइम की वैल्यू क्या आ रही है? 1/5 आ रही है। टाइम की वैल्यू 1/5 आ रही है। लेकिन क्या हमें टाइम पूछा है? नहीं, v की मिनिमम वैल्यू पूछी है। तो भैया v के फॉर्मूला में टाइम की वैल्यू डाल दो। v का फॉर्मूला जो है 25t², उसमें टाइम की वैल्यू पुट करेंगे 1/5। तो 1/5 का स्क्वायर -10 × 1/5 + 5। ओके, ये कैलकुलेशन करो। 1 - 2 + 5, 4 आंसर आ रहा है। तो 4 मीटर पर सेकेंड विल बी द आंसर। ये लास्ट वाला कुछ लोगों ने नहीं किया होगा, तो अभी मैंने करके दिया है फोर्थ वाला। तो ये आपको रिकमेंडेड है कि आप समझ के इसको लिख लीजिए। मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू जिसकी चाहिए उसका डेरिवेटिव आप जीरो करके मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करते हैं। फर्स्ट इज नॉट अंडरस्टूड। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकाला है अपन ने, देखो फर्स्ट में उसको इक्वल टू जीरो करना है। सवाल में बोला है एक्सेलरेशन को जीरो करो। कौन से टाइम पे एक्सेलरेशन जीरो होता है बोला है। तो फर्स्ट सवाल में मैंने क्या किया? एक्सेलरेशन के फॉर्मूला को जीरो पुट कर दिया, उसको सॉल्व करके टी की वैल्यू मिल गई, बस वही पूछा था, है ना।
So this was one of the easiest question. फर्स्ट सवाल और सबसे आसान सवाल. जिसकी भी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है उसका डेरिवेटिव जीरो करेंगे. जिसकी भी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है उसका डेरिवेटिव जीरो करेंगे. जिसकी भी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, अभी के लिए आपको इतनी इंफॉर्मेशन पता है कि उसका डेरिवेटिव फंक्शन का जीरो रहेगा. जैसे इस क्वेश्चन में कोई पूछ रहा है कि सर जर्क की मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो जर्क का फॉर्मूला देखो. जर्क का फॉर्मूला तो कांस्टेंट ही है, तो जर्क बदल ही नहीं रहा है, तो जर्क की कोई मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू का सवाल ही नहीं आता. जो चीज कांस्टेंट है उसका क्या मिनिमम क्या मैक्सिमम, वो खुद ही मिनिमम खुद ही मैक्सिमम कांस्टेंट है. इस क्वेश्चन में जर्क इज कांस्टेंट. इस क्वेश्चन में जर्क की वैल्यू 50 मीटर पर सेकेंड क्यूब है, कांस्टेंट है कि नहीं है. तो जो कांस्टेंट चीज है उसका कोई मैक्सिमम मिनिमम नहीं होने वाला. राइट. जो भी वहां वेरिएबल है, यहाँ पे फिजिक्स में जब भी एक्सेलरेशन वेलोसिटी इन सब की बात चलेगी तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होगा हमेशा. यस. 24, 25, 26 अगले वाले जो क्वेश्चन है. 24 क्वेश्चन में कोई दम नहीं है. 25 और 26 मैक्सिमम लोगों का डाउट है. तो 25 और 26 क्यों डाउट है भाई. 25 भी तो आसान है ना. 25 भी तो 2-3 बार डेरिवेटिव लेना है इसका, और क्या. 25 में भी कोई कुछ कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स. 25 क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है. एस की वैल्यू दी हुई है आपको. एस की वैल्यू t³ -60² -9t दी हुई है. ओके. अब इसका 3 बार डेरिवेटिव लेंगे तो जर्क मिलेगा. एक बार डेरिवेटिव लेते हैं तो वेलोसिटी मिलती है, और एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा, और एक बार डेरिवेटिव लेंगे तो जर्क मिलेगा. तो डायरेक्टली मैं 3 बार डेरिवेटिव ना ले लूं. या तो आप चाहो तो, किसी को नहीं समझ आ रहा है डायरेक्ट, तो एक एक स्टेप करो. 3t² -12t -9, ये पहली स्टेप का आंसर. दूसरी स्टेप का आंसर 60 - 12, और तीसरी स्टेप का आंसर 6 आ रहा है. तो भी सीधा जर्क का आंसर आ गया 6 मीटर पर सेकेंड क्यूब. ठीक है, बच्चों वाली बात है. यस. 26 इज में थोड़ा सा सोचने लायक है. वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन, देन द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एट x इक्वल टू 1 मीटर इज दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n. ओके. सबसे पहले आपने यहां सोचना चाहिए कि यहाँ पे x क्या है. व्हाट इज x, यू माइट बी थिंकिंग व्हाट इज x ना. तो आपको मैं बता दूं, जब भी वो 1D मोशन ले रहा है, आपको समझना है एक्स एक्सिस की पोजीशन को वो एक्स ले रहे. 1D मोशन में एक्स इज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल. एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल. एक ही मोशन, एक ही एक्सिस पे पार्टिकल मूव करता होगा. कोई वाई जेड की टर्म नहीं आएगी, सिर्फ एक्स आएगी. तो जो कल मैंने एक फॉर्मूला लिखा था, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कल याद आ रहा है, मैंने लिखा था v/dv/ds स्टूडेंट्स. तो यहां पे जब एक ही मोशन है तो s के बदले ही उन्होंने x सिंबल लिखा, ये आपको समझना. s इज सेम एज x.
s is same as x. y एक्सिस होता तो s is same as y, z होता तो s is same as z. इस तरीके से आपको होगा। तो यहाँ पे इसी फॉर्मूला को मैं v इंटू डी वी बाई डी एक्स लिखने वाला हूँ। क्या लिखने वाला हूँ? v इंटू डी वी बाई डी एक्स। अब फॉर्मूला लगाने वाला हूँ। v का फॉर्मूला क्या है? v का फॉर्मूला सवाल में दिया है 3x² प्लस एक्स, और dv बाई डी एक्स मतलब वेलोसिटी का डेरिवेटिव करो। वेलोसिटी का डेरिवेटिव करके क्या आ रहा है? 6x प्लस 1, ये आ रहा है। देयरफॉर ये बन गया एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। अब हमें क्या पूछा है? एक्सेलरेशन एट x इज इक्वल टू 1, एट x इज इक्वल टू 1 मीटर हमें पुट करना है। तो भाई x की वैल्यू 1 पुट कर दो। फॉर्मूला जो बना है 3 × 1 का स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 1s प्लस 1। पूरे एक्सेलेरेशन के फॉर्मूला में x को 1 पुट कर दिया सीधा। तो आंसर क्या आ रहा है? 4 × 7। ओके, 4 × 7 दैट इज 28 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसी जवाब को उन्होंने 7n बोला है सवाल में, इसी को 7n बोला हुआ है। ओके, सो दिस वैल्यू इज 7n। इसी वैल्यू को 7 टाइम्स n बोला है, तो क्लियरली n की वैल्यू क्या है? 4। इस सवाल में n की वैल्यू 4 है। So please repeat once if there is once derivative then। क्षितिजा ने क्या पूछा? मुझे नहीं समझ आया। बाकी लोग सवाल पूछ रहे हैं। 24 यार, 24 में क्या दम है? क्या कर 24 में मेरे ख्याल से बस एक प्रिंटिंग मिस्टेक सवाल में है। ये कोई कैपिटल एफ नहीं है, ये स्मॉल एफ ही है। ये दिस इज स्मॉल एफ ओनली स्टूडेंट्स। ओके, तो f(1) लेना है आपको। फिर क्लियर है, फिर कोई बड़ी बात नहीं है। f(1) की वैल्यू क्या आ रही है? 1² प्लस 3 मतलब 4 आ रही है। तो f(1) f(1) क्या आएगा? 4² प्लस 3 आएगा। 4² प्लस 3 आएगा तो 16 प्लस 9 19 है। बस भाई ये 19 ही वैल्यू जो है उन्होंने 38/n बोल के रखी है। तो n की वैल्यू क्या आएगी? n की वैल्यू 2 आ जाएगी आपकी। ठीक, ऑल क्लियर टिल दिस स्टेप? चलो, एक आधा मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन मुझे और करना है। लेट्स ओपन इंजीनियरिंग बुकलेट। बहुत टाइम से इंजीनियरिंग बुकलेट नहीं खोली है। Yes, these are two questions from booklet related to this thing. कोई तो भी सवाल भी इस पे पूछ रहा है कि सर कल जो हमने क्वेश्चन किया था, सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर सिस्टम, हाउ टू फाइंड द मिनिमम प्रोडक्ट। नहीं, देयर इज नो मिनिमम प्रोडक्ट इन दैट सिचुएशन। मिनिमम प्रोडक्ट की कोई वैल्यू ही नहीं है उसमें। तो कब मैक्सिमम आएगा और कब मिनिमम आएगा, ये जो है
इसके थोड़े और डिटेल्स आप स्टडी करेंगे मैथ्स में, अभी उसकी जरूरत नहीं है आपको। क्यों मिनिमम वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करती मैं बताता हूँ। प्रथमेश शिंदे का जवाब क्यों गलत है ये भी बताता हूँ। क्योंकि इंटीजर ऐसा कुछ बोला नहीं है। तो कल मैंने जो क्वेश्चन दिया था उसमें थे x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, मैंने बस पॉजिटिव नंबर्स बोला था। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो भैया आप x की वैल्यू लो 9 और y की वैल्यू 1 लो, ये प्रथमेश का बोलना है। मैं बोल रहा हूँ भाई x की वैल्यू 9.9 लो, y की वैल्यू 0.1 लो, x की वैल्यू 9.99 लो, y की वैल्यू 0.01 लो, x की वैल्यू 9.999 लो, y की वैल्यू 0.001 लो। अब इससे आप मल्टीप्लीकेशन करते रहो, आपको छोटा 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 आंसर आते जाएगा, बहुत छोटा छोटा आंसर आते जाएगा। यू कैन कीप गेटिंग आंसर एज ऐसे एक बड़ा नंबर लो एकदम 9 पॉइंट वाला, और एक 0 पॉइंट बहुत सारे जीरोस वाला नंबर लो, आपका आंसर भी बहुत सारे 0.0000 जैसा है। तो यू कैन गेट एज स्मॉल एज पॉसिबल। जीरो तो नहीं ले सकते, वरुण गोडसे का भी जवाब क्यों गलत है, क्योंकि क्वेश्चन में पॉजिटिव नंबर्स बोला हुआ था। तो उस सवाल में देयर इज नो मिनिमम वैल्यू। जिनको मैथ्स आता है, थोड़ा सा रेंज की वैल्यूज आती ना, तो उनको मैं बता दूं कल के क्वेश्चन में, आई एम सॉरी एक्स वाई नहीं, मैंने नंबर कुछ अलग लिए थे ना। कोई भी ऐसा सिंबल, दो नंबर्स थे, मतलब फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। ये मान लो पहला नंबर और ये दूसरा नंबर, ऐसे कुछ बोल देता हूँ। तो अगर ये नंबर का प्रोडक्ट मुझे चाहिए, तो मैथ समझने वालों के लिए, जस्ट सवाल जिन्होंने पूछा है आई होप उनके लिए, तो 0 to 25 ये प्रोडक्ट का आंसर की रेंज है। ओके, तो ये क्लोज्ड ब्रैकेट है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू 25 अचीवेबल है, लेकिन मिनिमम वैल्यू कोई है ही नहीं, ओपन ब्रैकेट है। मतलब यू कैन से a इंटू बी की मैक्सिमम वैल्यू इज एग्जैक्टली 25, बट प्रोडक्ट की मिनिमम वैल्यू जो है वो एग्जैक्ट कोई वैल्यू है ही नहीं, इट अप्रोचेस जीरो, इट इज 0.0000 ऐसे करके इट अप्रोचेस जीरो। सो मिनिमम वैल्यू इज एज स्मॉल मिनिमम वैल्यू एज पॉसिबल। It's neither exactly zero nor you can specify that positive value. वो कोई तो पॉजिटिव वैल्यू है लेकिन एकदम जीरो के पास में है, ऐसा। तो एक्चुअली यू कैन से दैट मिनिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, मिनिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ऐसे टेढ़े मेढ़े सवाल आपको पूछा ही नहीं था मैंने, बट आपके दिमाग में आया हुआ है ये, तो अच्छी बात है, तो मैंने बता दिया। बट दिस इज हाउ इट इज। तो आपको अभी कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एज एन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक सेपरेट चैप्टर करके मैथ्स में आप स्टडी करेंगे, तब आपको जरूरत है। अभी जितना फिजिक्स में आपको पूछने वाले हैं उससे थोड़ा ज्यादा ही बता दे रहा हूँ, तो और बहुत ज्यादा अभी बताने की हमें जरूरत नहीं है। चलो, अभी मैं रिपीट करता हूँ, ये क्वेश्चंस जो इस पेज पे है इनको हम लेके जाते हैं अगले पेज पे, या तो बाकी इंफॉर्मेशन को हम रब कर देते हैं, बाकी इंफॉर्मेशन को रब कर देते हैं। चलो, 18th सवाल भी वेरी सिमिलर टू व्हाट आई डिड यस्टरडे, तो आप ये खुद कर सकते हो, आई एम श्योर अबाउट इट। ओके, अच्छा हाँ, कुछ लोगों को ये तकलीफ हो सकती है कि सर डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में लेना, तो फिर ध्यान से देख लो, उसके लिए मैं एक स्टेप बता देता हूँ, है ना। पहले तो आपको प्रोडक्ट x इंटू वाई बनाना है, राइट। प्रोडक्ट बनाना है तो x इंटू वाई, अच्छा। तो x को मैं x ही रखूं तो y की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ 60 माइनस एक्स, मतलब ये फॉर्मूला क्या बन गया, 60x माइनस एक्स स्क्वायर। अब सोचिए मैं किसको जीरो करूंगा, मुझे प्रोडक्ट मैक्सिमाइज करना है, तो मैं कौन सा डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में जीरो करूंगा, सोचिए। जस्ट थिंक एंड टेल मी, लेट मी नो कितने लोग सही जवाब देते हैं। कौन सा मैं डेरिवेटिव जीरो करूंगा, क्या जीरो लिखूंगा मैं। मुझे x इंटू वाई मतलब प्रोडक्ट मैक्सिमम चाहिए, मुझे प्रोडक्ट मैक्सिमम चाहिए। पूरा डेरिवेटिव लिख के बताओ ना मुझे, क्या करूंगा मैं, क्या क्या लिखूंगा, जीरो, क्या क्या जीरो करूंगा, कोई बराबर लिख के बताओ मुझे, किसका डेरिवेटिव विथ, नहीं 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 नहीं, जय कुमार नहीं, गड़बड़। यस, अश्मित का जवाब सही है। यस, पी का डेरिवेटिव, राइट, पी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट, जो चीज मैक्सिमम करनी है उसका डेरिवेटिव जीरो करेंगे, जो चीज मैक्सिमम करनी है या मिनिमम करनी है उसका डेरिवेटिव जीरो करेंगे। या प्रोडक्ट P है हमें मैक्सिमम करना, तो उसका डेरिवेटिव जीरो करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, भाई उसका फॉर्मूला जिस भी वेरिएबल के टर्म्स में हमने बनाया होगा वैसे। प्रोडक्ट का फॉर्मूला x और y दोनों के टर्म्स में है, लेकिन यहां पे मैंने
y को x लिख दिया और पूरा फॉर्मूला x के टर्म्स में बना लिया, इसीलिए dp बाय dx को आप जीरो कर देंगे और आगे आप सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आई एम श्योर अबाउट इट। आगे आप लोग वो सॉल्व कर सकते हैं, डेरिवेटिव जीरो करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी, उस पर से आपको प्रोडक्ट की भी वैल्यू मिल जाएगी। आई एम कमिंग टू 19th क्वेश्चन। देखो सब लोग ध्यान से देखना, 19th क्वेश्चन सब लोग ध्यान से देखना। अ शीट ऑफ एरिया 40 मीटर स्क्वायर, अ शीट, शीट जनरली रेक्टेंगुलर होती है, अपना जो पेपर होता है। तो यार देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं। शीट ऑफ एरिया 40 मीटर स्क्वायर is used to make an open tank with a square base, is used to make an open tank with a square base. Find the dimensions of the base, find the dimensions of the base such that volume of this tank is maximum, such that volume of this tank is maximum। थोड़ी थोड़ी कुछ बात समझ में आई क्या आपको? सवाल पहले मैं सवाल ही समझा देता हूं आपको। एक शीट है, 40 मीटर स्क्वायर एरिया है, क्या है उसकी लेंथ, क्या है उसकी ब्रेड्थ, कुछ पता नहीं हमें, लेकिन उसका जो एरिया है वो 40 मीटर। बचपन में किया करते थे स्टूडेंट्स ऐसे, कागज से आप एरोप्लेन बनाते थे, कागज से कुछ और बनाते थे, क्या क्या ना याद है, ऐसे ऐसे खेल खेलते थे। यूजिंग द पेपर आप अलग अलग चीजें बना सकते हैं, है ना। तो अब इस बार उन्होंने क्या किया, उसे एक टैंक बनाना है, टैंक बनाना है विद अ स्क्वायर बेस। मतलब टैंक कैसे दिखता है? टैंक इज लाइक यू नो क्यूबॉइड, राइट? टैंक इज लाइक अ क्यूबॉइड, बट उसका बेस इन्होंने स्क्वायर लिया है और ऐसे मस्त टैंक बनाएंगे, इस तरीके से इसका टैंक ऐसे बनेगा। बट विथ ओपन टैंक, इट्स ओपन टैंक। ओपन टैंक मतलब समझ रहे हैं? ओपन टैंक मतलब उसका ऊपर का कोई हिस्सा नहीं है। मतलब हाउ मेनी सरफेसेस इट विल हैव? ओपन टैंक को कितने सरफेसेस रहेंगे टोटल बताइए? 5 सरफेसेस, परफेक्ट, 5 सरफेसेस। चार उसको वॉल्स रहेगी और एक उसका बेस रहेगा, करेक्ट? चार वॉल्स रहेगी और एक उसका बेस रहेगा, ठीक है। यहाँ पे और भी आपको इन्फॉर्मेशन डिटेल दे सकते थे कि आपके पास कैंची अवेलेबल है, सीजर्स आर अवेलेबल, तो आप इस शीट को जैसे चाहे वैसे प्रॉपरली सीजर से कट करके वगैरह एटसेट्रा एटसेट्रा करके फेविकॉल वगैरह से जोड़ के ऐसा करके आप टैंक बना सकते हो। ये इस टाइप का वो उनका सवाल का मीनिंग है। यस, लाइक अ स्विमिंग पूल, करेक्ट, ठीक है। तो व्हाट ऑल यू हैव टू डू इज, ये पांचों जो सरफेस रहेंगे ओपन टैंक के, ओपन टैंक के जो पांचों सरफेसेस रहेंगे, फाइव फाइव सरफेसेस रहेंगे, उसका टोटल एरिया क्या आना चाहिए स्टूडेंट्स? उसका टोटल एरिया भी 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर स्क्वायर आना चाहिए, क्योंकि ये शीट का यूज करके ही वो टैंक बना रहे हैं, है ना। तो ओपन टैग 5 सरफेसेस का टोटल एरिया, 5 सरफेसेस का टोटल एरिया ये 40 मीटर स्क्वायर आना चाहिए। ये बात समझ गई? यहां तक समझ गया सबको? ठीक है। तो अब मैं अगले पेज पे आता हूं। अगले पेज पे आई विल रीड्रॉ दैट टैंक so that you just quickly understand what's happening here. अब इसका बेस स्क्वायर है स्टूडेंट्स, बेस स्क्वायर शेप है, मतलब ऐसे मैं डॉट 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 करके निकालूंगा, तो जो इसका बेस है दैट इज स्क्वायर शेप, तो उसकी साइड को कुछ मैं ले लू, ए एज अ साइड ऑफ द स्क्वायर चलेगा, ए एज अ साइड ऑफ द स्क्वायर, एंड देन विल बी वन मोर थिंग, दिस हाइट, राइट? तो उस हाइट को मैं एच बोल रहा हूं, ये दो चीजें रहेगी, ठीक है। समझ रहे? मतलब लेंथ भी ए है, ब्रेड्थ भी ए है और हाइट इज एच। ये डायग्राम समझ आई स्टूडेंट्स? ये डायग्राम समझ। अच्छा, देयरफॉर पांचों सरफेसेस का एरिया बताएंगे स्टूडेंट्स मुझे। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? बेस का एरिया स्क्वायर है तो ए इंटू ए स्क्वायर होगा, ठीक है। और बाकी जो चार वॉल्स है दे आर रेक्टेंगल्स,
बाकी जो चारों वॉल्स होगी वो रेक्टेंगल रहेगी। मान लो जैसे कि ये वॉल है, तो दिस इज अ रेक्टेंगल। ऐसे चार रहेंगे ना स्टूडेंट्स रेक्टेंगल, एक आपके सामने रहेगा, दो लेफ्ट राइट में रहेंगे, एक आपसे दूर रहेगा। वेरी गुड। तो उनका चारों का एरिया ए एच आ जाएगा, तो 4 AH शुड बी इक्वल टू 40 मीटर स्क्वायर। ये स्टेप समझी क्या? देखिए, ये स्टेप समझ गई तो आधा सवाल सॉल्व हो गया। इस स्टेप तक समझ गई? पांच जो सरफेसेस है उनका टोटल एरिया जो है, पांचों सरफेसेस का एरिया ये शीट का एरिया होना चाहिए। शीट में एक है बेस, शीट में एक बेस है, दैट इज अ स्क्वायर बेस। ओके, उसका एरिया ए स्क्वायर है। और बाकी शीट में जो है चार वॉल्स है। ओके, चार वर्टिकल सरफेसेस है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, आई कैन से टैंक की जो वॉल्स है वो, है ना। और ब्लू कलर में जो है एरिया ऑफ स्क्वायर बेस है। ये पांचों का एरिया मिला जुला के, एक और चार, पांचों का एरिया मिला जुला के 40 मीटर स्क्वायर होगा। आई बात समझ में? आगे अब वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम हमें मैक्सिमाइज करना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या रहेगा स्टूडेंट्स? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला रहता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट रहता है। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ पे लेंथ भी ए है, ब्रेड्थ भी ए है, और हाइट एच है। तो ए इंटू एच, देयर फोर वॉल्यूम का फॉर्मूला बन गया A²H। करेक्ट, वॉल्यूम का फॉर्मूला बन गया A²H, A² इंटू H। अब दो दो वेरिएबल्स है स्टूडेंट्स, ए भी और एच भी, लेकिन हम चाहते हैं जनरली कि हम डेरिवेटिव लेंगे तो एक सिंगल वेरिएबल हो। जैसे पिछले सवाल में देखिए, एक्स इंटू वाई था, एक्स और वाई था, फिर हमने क्या किया, वाई की वैल्यू एक्स के टर्म्स में कर दी, तो पूरा फॉर्मूला सिंपली एक्स के टर्म्स में आ गया। वैसे यहाँ पे हमें वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, तो मैं क्या आइडिया करूंगा कि H को हटा देते हैं, H को हटा देते हैं, तो H का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ A कर लेते हैं। क्या मैं H का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ A ला सकता हूं? ध्यान से देखिए, H का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ A ला सकता हूं क्या? 40 में से A² सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, डिवाइडेड बाय 4A। ये H का फॉर्मूला हो गया। तो H का फॉर्मूला यहां पुट कर देता हूं, 40 माइनस A² डिवाइडेड बाय 4A। वेरी गुड, समझ गए? तो अब इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई करें, इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई करें। 1/4 जो है भैया, उसको तो बाय 4 को मैं बाय 4 रखता हूं। ठीक है, 40A² बाय A, सो इट विल बिकम 40A, और माइनस A² का A⁴ हो जाएगा डिवाइडेड बाय A, तो A³ हो जाएगा। ये देखिए, 4 को मैंने नीचे का 4 कॉमन निकाल लिया, बाकी जस्ट मल्टीप्लीकेशन डिवीजन करके जस्ट सिंप्लीफाई कर रहा हूं, बाकी कुछ नहीं, मैथ्स यूज कर रहे हैं अपन, सिंपल कैलकुलेशंस कर रहे हैं यहां तक तो। ठीक है, अब आ गया सवाल हमें सॉल्व करने लायक। अब हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला मिल गया इन टर्म्स ऑफ ए। अब कोई मुझे बताएगा, मुझे वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है तो कौन सा डेरिवेटिव लूंगा मैं? किसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू क्या जीरो करेंगे? बताइए, किसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू क्या? वॉल्यूम मुझे करना है मैक्सिमाइज, वॉल्यूम ऑफ टैंक हमें मैक्सिमाइज करना है, वी मैक्स करना है हमें। हमें टू फाइंड करना है वी मैक्स, तो किसके रिस्पेक्ट में? वेरी गुड, वॉल्यूम का डेरिवेटिव करेंगे। उसका फॉर्मूला ए के टर्म्स में बनाया हुआ, तो dV/dA इज इक्वल टू जीरो कर देंगे, dV/dA इज इक्वल टू जीरो कर देंगे। देयर फोर, चलो भाई 1/4 तो कॉमन है ना। डी डी ए ऑफ क्या है वहां पे? 40A - A³, इसको हमें बनाना है जीरो। देयरफॉर 1/4 इंटू, ले लो डेरिवेटिव, पहले का डेरिवेटिव 40 माइनस दूसरे का डेरिवेटिव 3A², 40 - 3A² इज इक्वल टू जीरो। इस पर से हमें A² की वैल्यू मिल रही है, A² की वैल्यू क्या मिल रही है? 40/3। A² की वैल्यू मिल रही है 40/3, करेक्ट। A² की वैल्यू मिल रही है 40/3।
देयरफॉर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी √40/3, √40/3, जिसी को आप 2√10/3 ऐसे भी लिख सकते हो, 2√10/3 भी लिख सकते हो। हमें फाइंड क्या करना है भाई, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द बेस, डायमेंशंस ऑफ द बेस, हो गया ना। तो यही तो साइड ऑफ द बेस आ गई, यही आंसर आ गया। दिस शुड बी द साइड ऑफ द बेस, ओके। दिस शुड बी, बेस का ही हमें डायमेंशन पूछा था, बेस तो स्क्वायर था, सो दिस शुड बी साइड ऑफ बेस इन मीटर, ऑब्वियसली सब यूनिट था मीटर में। यही आ गया अपना आंसर। क्लियर है, यही आ गया आपका आंसर। इसको इंटीजर में क्यों लिखना है भाई, किसने बोला आपको इंटीजर में लिखना है इसको, किसने पूछा कि आपको इंटीजर में, नहीं ना। तो जैसे सवाल है वैसे जवाब आएगा, ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, ऑप्शन में से सिलेक्ट करेंगे आप। हाँ नीचे √3, यस नीचे भी रूट आएगा, 2√10/√3, करेक्ट, 2√10/√3 आएगा। लिख लो, जल्दी से लिख लीजिए। दिस क्वेश्चन जिनको देखना था, दिस इज द क्वेश्चन। सर अगर बेस रेक्टेंगुलर होता तो, बेस अगर रेक्टेंगुलर होता तो आपको हाइट कुछ तो भी फिक्स्ड दी होती, क्योंकि तीन तीन वेरिएबल्स नहीं करेंगे, एक ही वेरिएबल आएगा अल्टीमेटली। अगर बेस रेक्टेंगुलर है तो लेंथ भी चेंज हो सकती, ब्रेड्थ भी चेंज हो सकती, तो फिर आपको हाइट कोई तो भी फिक्स्ड वैल्यू दे देंगे, ठीक है ना। फिर L/B बनेगा तो L/B के हिसाब से फिर आप वहां पे कर लोगे। जैसे यहाँ ए और एच दो वेरिएबल बन रहे थे, तो हम एच को ए के टर्म्स में करके सब कुछ सिंगल वेरिएबल ए के टर्म्स में फॉर्मूला बनाया। वैसे सवाल ऐसे ही रहेगा कि फाइनली एक वेरिएबल में आप उसका फॉर्मूला बना पाएंगे, तब उसका डेरिवेटिव 0 ले पाएंगे। चलो, now I am hoping to end this chapter with one thing, जो किसी ने मुझे कल याद दिलाया था, 2 दिन पहले के लेक्चर में भी था। मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव का दो मीनिंग आप बताना चाह रहे थे, एक मीनिंग था रेट ऑफ चेंज, एक मीनिंग था रेट ऑफ चेंज, राइट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। दूसरा मीनिंग क्या रहता है सर, दूसरा मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव भी आप कुछ बताने वाले थे, वो बता के मैं यहाँ पे चैप्टर को एंड करता हूँ, डेरिवेटिव पार्ट को।
तो मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव समझ लीजिए स्टूडेंट्स, किसी का बाकी रहा होगा पिछला पेज तो एक बार वीडियो पे देख लीजिए प्लीज बाद में। मीनिंग या स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा। सो मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव में एक मीनिंग हमने ऑलरेडी देखा हुआ था, एक मीनिंग हमने देखा हुआ था कि dy बाय dx का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x, rate of change of y with respect to x। ठीक है, ये हुआ काइंड ऑफ अल्जेब्रिक मीनिंग। ओके, ये थोड़ा सा अल्जेब्रिक मीनिंग हुआ। अगर हमें कुछ ज्योमेट्रिक मीनिंग देखना है स्टूडेंट्स, तो उसका मीनिंग क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीनिंग होता है कि जब भी y और x का कोई ग्राफ हम निकालेंगे, y और x में कोई ग्राफ निकालेंगे, ठीक है, y और x में कोई ग्राफ निकालेंगे, जैसे कि y एज अ फंक्शन ऑफ x, कोई भी हो सकता है, स्क्वायर, क्यूब, साइन, कॉस, किसी भी चीज का, या स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, कैसे भी आप अगर ग्राफ निकालेंगे, ग्राफ सबको पता है, ग्राफ पेपर क्या होता है, ग्राफ क्या होता है, तो अगर ग्राफ निकालेंगे तो ग्राफ पे किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे, मान लो अगर ये पॉइंट है, ये पॉइंट है x1 कॉमा y1, कि ये पॉइंट है x1 कॉमा y1, इस पॉइंट की वैल्यू है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है x1 कॉमा y1। तो अब एक सस्पेंस यहां पे ब्रेक हो रहा है सेकेंड मीनिंग का, कि dy बाय dx जो होता है ये आपको क्या देता है पता है क्या? तो dy बाय dx एट पॉइंट x1 कॉमा y1, ये वर्टिकल सिंबल मैंने आपको ऑलरेडी बताया आज, कि एट पॉइंट मतलब, एट मतलब वो वैल्यू आप पुट करेंगे वहां पे, x1 कॉमा y1, ये जो वैल्यू है पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट की, वो वहां पे आप पुट करेंगे। तो dy बाय dx एट पॉइंट x1 y1 ये ज्योमेट्रिकली हमें देता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1, एट पॉइंट x1 कॉमा y1। ये डायग्राम में कैसे निकालेंगे? डायग्राम में आपको टेंजेंट का मीनिंग समझ आता है स्टूडेंट्स? टेंजेंट का मीनिंग क्या होता है? जो जो सिर्फ टच करती है उसको, इट जस्ट टचेस, इट डज नॉट कट इट इन टू पॉइंट्स, वहां पे वो सिर्फ एक पॉइंट पे उसको टच कर के चली जाएगी, ऐसी जो लाइन रहती है उसको टेंजेंट कहते हैं। कि हर कर्व को टेंजेंट होती है। अगेन इसके ज्यादा डिटेल्स अभी हमें जरूरी नहीं है, बट अगर मैं आपको यहाँ पे एंगल थीटा बोलूं एक्स एक्सिस के साथ, तो आपको ये भी पता है कि दिस वैल्यू विल बी टैन थीटा। ये जो व्हाइट कलर की लाइन है, इट इज अ टेंजेंट लाइन, व्हाइट कलर की लाइन है, इट इज अ टेंजेंट लाइन एट x1 y1, x1 y1 पॉइंट पे वो टेंजेंट है, और उसका एक्स एक्स के साथ अगर एंगल थीटा है तो आप उसको टैन थीटा भी बोल सकते हैं, क्योंकि स्लोप की वैल्यू हमेशा टैन थीटा भी होती है। क्लियर है? इस ये सिंपल इंफॉर्मेशन है। इस पर का सवाल आज ऑलरेडी कल के जो होमवर्क में मैंने दिया था ना, उसमें का ये 11वां सवाल स्टूडेंट्स, आई एम जस्ट रिकॉपिंग दैट क्वेश्चन एज अ सैंपल क्वेश्चन हियर। कल जो एक 11th क्वेश्चन हमने आ, मैंने होमवर्क में नहीं दिया था, लेकिन वो उस स्लाइड पे था, होमवर्क के क्वेश्चंस के बीच में छुपा हुआ था वो क्वेश्चंस, वही आज हम ले लेंगे। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, हाउ डू वी डू दिस क्वेश्चन। पूछा है हमें फाइंड द स्लोप ऑफ दिस कर्व, फाइंड द स्लोप ऑफ वाई एक्स कर्व, फाइंड द स्लोप ऑफ अ कर्व एट अ पॉइंट। ठीक है, स्लोप ऑफ कर्व का ही मतलब होता है, का ही मतलब होता है, स्लोप ऑफ कर्व का ही मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्टूडेंट्स कभी कभी सिर्फ स्लोप ऑफ कर्व ऐसा वर्ड यूज किया जाएगा, तो स्लोप ऑफ कर्व मतलब ही स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। टेंजेंट स्ट्रेट लाइन होती है, लेकिन वो होती है उस ग्राफ को, जबकि ग्राफ कर्व होता है।
तो स्लोप ऑफ कर्व का ही मतलब है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। अब अभी अभी हमने लिखा है, अभी अभी हमने लिखा है कि स्लोप इज tan थीटा, चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें थीटा तो पता नहीं है, तो फिर दूसरा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जो कि हमारे पास है dy/dx। ओके, तो इसलिए मैं इसके सॉल्यूशन में क्या लिखूंगा, इसके सॉल्यूशन में लिखूंगा स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू dy/dx, dy/dx एट पॉइंट, एट पॉइंट कौन सा पॉइंट है यहाँ पे, 1,4, 1,4 इज इक्वल टू, चलो dy/dx को क्या लिखू, डी डी एक्स ऑफ y, y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4x², इसका आंसर लिखना पड़ेगा एट 1,4। बताइए तो डेरिवेटिव क्या आ रहा है, डेरिवेटिव क्या आ रहा है, 4x² का डेरिवेटिव क्या आ रहा है, 4x² का डेरिवेटिव क्या आ रहा है, 8x आ रहा है, करेक्ट, 8x आ रहा है, तो 8x लिखूंगा मैं, और ऐसा वर्टिकल लाइन करके विच पॉइंट, 1,4, 1,4 पॉइंट। ये 1,4 का मतलब क्या है, 1,4 का मतलब है, 1,4 का मतलब है कि x कोऑर्डिनेट 1 है और y कोऑर्डिनेट 4 है, तो जवाब क्या आएगा स्टूडेंट्स, है ना, 8x का जवाब क्या आएगा, 8x का जवाब क्या आएगा, 8 इंटू एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हमें x की जरूरत है, x की वैल्यू 1 है, तो 8 1 जार 8 आ गया आंसर। ये आया स्लोप का आंसर, हमें स्लोप पूछा था तो स्लोप का आंसर आ गया 8 सिंपली। ठीक है, वो पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो आपको एक्स वाई कोऑर्डिनेट जिसकी भी जरूरत पड़े वो आपको डेरिवेटिव के आंसर में dy/dx के आंसर में पुट करना है, वही उस पॉइंट के टेंजेंट का स्लोप आपको मिल जाएगा। क्लियर है, सिंपल सा एप्लीकेशन है, अपने लिए इतना ही जरूरी है। ठीक है, स्लोप का कॉन्सेप्ट जिनको नहीं पता है वो लोग भी ये लिख लीजिए बस अभी कि स्लोप की वैल्यू tan थीटा की वैल्यू के बराबर होती है और वही डेरिवेटिव के बराबर होती है, जो बॉक्स में लिखा है बस उतना ही आप अभी के लिए मान लीजिए, इससे ज्यादा जितना जरूरत पड़ेगी स्लोप की आपको तब तब बता दिया जाएगा। सर y का नहीं होगा क्या, 8 4 सर, फॉर्मूला क्या बना अपना, देखो ना dy/dx का फॉर्मूला क्या 8y बना है क्या, नहीं ना, डेरिवेटिव का फॉर्मूला जो बना उसमें जो वैल्यू है वो ही पुट करेंगे, डेरिवेटिव का फॉर्मूला 8x है ना, 8y थोड़ी है, 8y होता तो 32 आंसर आता था, लेकिन 8x है ना फॉर्मूला, इसके लिए 8 1 जार ही हुआ, जो फॉर्मूला बनेगा वो पुट करेंगे, फॉर्मूला में कभी सिर्फ x होगा, कभी सिर्फ y बनेगा, कभी x y दोनों होंगे, जैसा भी बनेगा, बस dy/dx का फॉर्मूला हमें बनाना है बिंदास्त, और उसमें वैल्यूज जो जो है वो पुट कर देनी है, x की हो या y की हो या दोनों, ठीक है। यस, मैं पिछली स्लाइड आपको देता हूँ स्क्रीनशॉट के लिए, पहले अभी ये लिख लीजिए, जब जो चल रहा है उस पे सबको टाइम देना पहले जरूरी है, इतना लिख लीजिए स्टूडेंट्स। आपको इसकी स्लाइड्स चाहिए है तो स्लाइड्स तो नहीं बनती है, बट आई मीन इसका स्क्रीनशॉट मैं ही अभी ग्रुप पे ही भेज देता हूँ, तो फिर आपको कोई टेंशन ही नहीं होगा।
नोटेड ना, इसकी इमेज और ये वाले पेज की इमेज। चलो, तीनों इमेजेस आपको आ गई है दोनों ग्रुप्स पे, तो दैट इज ऑल्सो सॉर्टेड। अब हम फुल्ली रेडी है इंटीग्रेशन स्टार्ट करने के लिए। बहुत दिनों का इंतजार खत्म होता है। इंटीग्रेशन वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक है फिजिक्स का, बेसिक मैथ्स का वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक है। डिफरेंशिएशन समझने वालों के लिए इंटीग्रेशन एकदम इजी टॉपिक है, बहुत बहुत इजी। पहले मैं इसकी डेफिनेशन समझाता हूँ स्टूडेंट्स। इंटीग्रेशन की डेफिनेशन है, एक वर्ड, दो वर्ड की डेफिनेशन बताता हूं मैं आपको, सिंपलेस्ट ऑफ द लॉट। इंटीग्रेशन को आप इन शॉर्ट बोल सकते हो एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव। एंटी का मतलब क्या? एंटी का मतलब, ब्रैकेट में थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूं। एंटी का मतलब उल्टा करना, उल्टा करना मतलब इनवर्स करना, मतलब इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव्स, मतलब इनवर्स ऑफ अ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज नथिंग बट इनवर्स ऑफ अ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज नथिंग बट इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। यस, आप अपोजिट भी बोल सकते हो, अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन, दैट इज इनवर्स। मैथमेटिकली प्रॉपर वर्डिंग इज इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज नथिंग बट इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। फॉर एग्जाम्पल के लिए, इजी इजी एग्जाम्पल से मैं स्टार्ट करता हूं, आप उतना फिर लिख लीजिएगा। जैसे कि एक्स क्यूब का डेरिवेटिव सब लोग जानते हैं, क्या है? डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, बताइए जवाब क्या है? बताइए जवाब क्या है? 3x स्क्वायर है। 3x स्क्वायर है, करेक्ट? ठीक है, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव का आंसर है 3x स्क्वायर। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, अगर मैं ऐसा लिखूं हिंदी शब्दों का इस्तेमाल करके, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, का डेरिवेटिव है 3x स्क्वायर। यहां तक मानते हो? तो भाई इसी का मतलब है, वेरी सिंपली, 3x स्क्वायर का, 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन है, 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन है एक्स क्यूब। 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन है एक्स क्यूब। ऐसा लिखेंगे, तो इसको इसको कैसा लिखा जाता है? सिंबल्स में कैसा लिखा जाता है ये मैंने वर्ड्स में बताया। सिंबल्स में कैसा लिखा जाता है? सिंबल में लिखेंगे ऐसा सिंबल, दिस इज इंटीग्रेशन का सिंबल, 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ऐसा लिख सकते हैं।
समझा रहा हूं आपको स्टूडेंट, चिंता मत कीजिए, समझा रहा हूं। 3x² का इंटीग्रेशन करना है। इसको पढ़ेंगे कैसे? इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे दिस सिंबल इज फॉर इंटीग्रेशन। इसको पढ़ेंगे दिस सिंबल इज फॉर इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन ऑफ किसका इंटीग्रेशन? 3x² का इंटीग्रेशन ऑफ 3x²। और ये भाई dx किसके लिए दिया हुआ है? dx बताने के लिए कि विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x। भाई डेरिवेटिव भी विथ रिस्पेक्ट टू x लिया था, तो इंटीग्रेशन भी विथ रिस्पेक्ट टू x लेंगे। डेरिवेटिव अगर विथ रिस्पेक्ट टू कुछ u लिया था, तो इंटीग्रेशन भी विथ रिस्पेक्ट टू u करेंगे। यस, बिल्कुल सही। x³ का डेरिवेटिव, x³ का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x आया था 3x², इसलिए 3x² का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x आएगा x³। सिंपल बात है। डेरिवेटिव भी था विथ रिस्पेक्ट टू x का डेरिवेटिव, मैंने लिखा नहीं बट चाहो तो आपको ब्लू कलर में लिख दूं, WRT मतलब विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x³ का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x था 3x², तो 3x² का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा x³। सिंपल है, यहां से वहां, वहां से यहां, अपोजिट करने की बात है, अपोजिट करने की बात है। एज सिंपल एज दैट। जैसे स्क्वायर का उल्टा करेंगे तो स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर का उल्टा करेंगे तो स्क्वायर रूट होता है, वैसे ही इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव का उल्टा करेंगे तो इंटीग्रेशन होता है। सिंपल फैक्ट, सिंपल फैक्ट लिखिए इतना, क्वेश्चंस करेंगे आपको और पता चलेगा आगे क्या होता है। चलो, अभी किसी चीज को मैंने बॉक्स नहीं किया है स्टूडेंट्स, नथिंग इज टू रिमेंबर, दिस इज जस्ट सम सिंपल इंट्रोडक्शन। चलो, अगले पेज पे आप मुझे बताने की कोशिश कीजिए, व्हाट विल बी इंटीग्रेशन 3t² dt, 3t² dt, बताइए जवाब, आपके अभी के नॉलेज के हिसाब से जवाब बताइए। अगर मैं ये ऐसा क्वेश्चन पूछूं तो अभी के नॉलेज पे आप क्या जवाब दे सकते हो? वेरी गुड, t³ विल बी द आंसर, इसका आंसर विल बी, इसका आंसर विल बी t³। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज इंटीग्रेशन 3u² du, 3u² du, तो अभी के नॉलेज के हिसाब से आप जवाब क्या देंगे? अभी के नॉलेज के हिसाब से क्या जवाब देंगे? u³। ठीक है, ये सही जवाब है स्टूडेंट्स, परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट नहीं है क्योंकि आपकी नॉलेज में और कुछ एडिशन होने वाला है धीरे जाके, लेकिन ये सही जवाब है अभी के आपके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, ये सही जवाब है। आई बात समझ में? तो कौन सा वेरिएबल है उसके हिसाब से आंसर आएगा, है ना? जो वेरिएबल है उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे आप, तो उसी हिसाब से जवाब आते जाएगा। सर उस सिंबल पर कुछ लिखा है ना? कहाँ पे सिंबल पर लिखा है? उस सिंबल पर क्या लिखा है? सिंबल पे कुछ नहीं लिखा है, अब भी कुछ नहीं लिखा है।
उस सिंबल के ऊपर नीचे कुछ लिख के आएगा आगे जाके, अभी नहीं, पहला दिन है अभी। हाँ, उस सिंबल के ऊपर नीचे कभी कभी कुछ कुछ लिखा जाएगा, उस पे भी आएंगे, हम आएंगे। आपका सही ऑब्जर्वेशन है, कुछ बुक्स में सिंबल के ऊपर नीचे भी कभी कुछ लिखा जाता है। अभी हम नहीं लिख रहे, अभी कुछ भी नहीं लिखेंगे, उस पर धीरे धीरे आएंगे, स्टेप बाय स्टेप स्टूडेंट्स। अच्छा, अब मैंने बोला कि सर स्टूडेंट्स अभी तक ये जो आपका जवाब है ये सही है लेकिन परफेक्ट नहीं है, सही है लेकिन परफेक्ट नहीं है, ऐसा क्यों बोला मैंने? आई विल एक्सप्लेन। अच्छा, आई एम कमिंग बैक टू द स्टेप ऑफ एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आता है, बताइए, बताइए वापस, बताइए। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव डी डी एक्स क्या आएगा? 3x² आएगा। अच्छा, और एक बात देखिए, अगर सवाल में थोड़ा सा चेंज करूं, एक्स क्यूब प्लस 1 करूं, इसका डेरिवेटिव बताइए स्टूडेंट्स, इसका डेरिवेटिव बताइए, इसका डेरिवेटिव बताइए, एक्स क्यूब प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा? सेम ही जवाब बता रहे हो आप लोग तो, सेम जवाब आएगा, सेम आएगा ना, है ना, सेम आएगा। अच्छा ठीक है, अगर सवाल है एक्स क्यूब प्लस 5, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? सेम आएगा, ये भी सेम आएगा ना, ये भी सेम आएगा, ये भी सेम ही आएगा। अच्छा, अगर सवाल है एक्स क्यूब माइनस 2021, इसका डेरिवेटिव है, तो क्या जवाब आएगा? क्या जवाब आएगा? अरे ये भी सेम ही आएगा, ये भी सेम आएगा, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? हर एक का जवाब सेम ही क्यों आ रहा है? क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो क्या मैं अगली स्टेप में ऐसा लिखूं तो आप लोग समझ लोगे इस बात को कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब प्लस सी इज 3x²। इस चीज को मैं काइंड ऑफ बॉक्स करूं तो चलेगा, वेर सी इज एनी कांस्टेंट, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, एनी कांस्टेंट, सी इज एनी कांस्टेंट, चलेगा ऐसा लिखू तो? सी इज एनी कांस्टेंट, एनी रियल नंबर, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, ऐसा कोई भी रियल नंबर ये कांस्टेंट हो सकता है, चलेगा भाई। कांस्टेंट है, नाम देना मेरी मर्जी, मैं उसको सी बोलू, के बोलू, ए बोलू, बी बोलू, जो नाम देना है दे सकते हैं। वैसे सबसे ज्यादा कॉमनली सी लिखते हैं इस चैप्टर में, इसलिए मैंने सी यूज किया है, ठीक है। तो एक्स क्यूब प्लस सी फॉर एनी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 3x² आएगा। इसीलिए, इसीलिए अब परफेक्ट आंसर अगर आपको बोलेंगे, तो अगर किसी ने आपको सवाल पूछा कि व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 3x² dx, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 3x² dx, तो इसका परफेक्ट जवाब क्या होगा बताइए, इसका परफेक्ट जवाब क्या होगा? इसका परफेक्ट जवाब होगा एक्स क्यूब प्लस सी, ये इसका द परफेक्ट जवाब होगा, ठीक है, इसका द परफेक्ट जवाब होगा, वेयर सी इज एनी कांस्टेंट, वेयर सी इज एनी कांस्टेंट, ठीक है, वेयर सी इज एनी कांस्टेंट, जिसको कुछ बुक्स में ऐसा भी कहा जाएगा, इट इज कॉल्ड एज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लिख लीजिए, ये पूरा पेज लिख लीजिए, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करते समय ये कांस्टेंट का जवाब में आ रहा है, इसलिए इसे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी कहेंगे। तो आपके ऊपर के सवालों के भी जवाब मैं परफेक्ट कर दिए देता हूं, प्लस सी, ये हो गए परफेक्ट जवाब। C is any constant called as constant of integration, ठीक है, ये है परफेक्ट जवाब।
माइनस सी नहीं लिखेंगे बच्चों, प्लस सी ही लिखेंगे। सी की वैल्यू कुछ भी, सी को एनी बोल दिया मतलब सी की वैल्यू ही निगेटिव हो सकती ना, तो प्लस सी लिखते हैं। प्लस सी माइनस सी दोनों लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्लस सी लिखते हैं। प्लस सी लिखते हैं, सी की वैल्यू खुद निगेटिव हो गई तो भी चलेगा ऐसे। ठीक है, प्लस माइनस ऐसे अलग अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। So is there real life application of integration and derivative? Oh, absolutely. So much real life. Maths का आज तक का highly applied chapter यही है, डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन। दुनिया के हर सब्जेक्ट में आता है डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन। है तो मैथ्स से आया हुआ, लेकिन इसका एप्लीकेशन फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है, बायोलॉजी में भी है, इकोनॉमिक्स में भी है, ज्योग्राफी में भी है, हिस्ट्री में, सोशल साइंसेस में भी है। दुनिया का एक्चुअली कोई सब्जेक्ट ही बचा नहीं है। इसकी डिस्कवरी भी करने वाले कौन था, आप सवाल का जवाब सुन के हैरान हो जाओगे। वन ऑफ द फेवरेट फिजिसिस्ट एंड मैथमेटिशियन भी था वो, मिस्टर न्यूटन, मिस्टर आइजैक न्यूटन, जिसको आप जानते हो। ही इज वन ऑफ द को डिस्कवरर्स ऑफ दिस इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। दोन जण होते, न्यूटन आणि लाइबनिज। न्यूटन अँड लाइबनिज या दोन सायंटिस्टनी मिळून ही डिस्कवरी केलेली आहे। तो दिस इज जस्ट डिस्कवर्ड। न्यूटन कब था, 1600-1700 में ना। सो न्यूटन, मिस्टर आइजैक न्यूटन एंड मिस्टर लाइबनिज। लाइबनिज का स्पेलिंग इज दिस। ये दोनों मिस्टरों ने मिला के कैलकुलस डिस्कवर किया, मतलब डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन की डिस्कवरी हुई। और पिछले, अभी इसको कितने साल हो गए, अप्रोक्सीमेटली 400 साल की बात है, 350 से 400 साल पहले की बात है। ये पिछले 350-400 साल में ये डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का जबरदस्त यूज हुआ है दुनिया के ऑलमोस्ट हर फील्ड, जिसमें से फिजिक्स में जो जो है वो हम देखना शुरू कर रहे हैं, इसके लिए हम पढ़ रहे हैं। ठीक आहे, व्हेरएज हे बाकी सगळ्या सब्जेक्ट मध्ये पण अप्लाय होते. तो डेरिव्हेटिव्हचं ऍप्लिकेशन आपण ऑलरेडी काही स्टडी केले, तसं इंटिग्रेशनचं पण येईल. पुढच्या 3-4 दिवसात आपण या सगळ्या गोष्टी बघणार आहोत. और क्या सवाल आया है सर, जर कांस्टेंट को एनी वेरिएबल या नंबर मल्टीप्लाई होगा तो वो कांस्टेंट ही आएगा ना, वेरिएबल आएगा ना। कांस्टेंट को कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई हो गया तो वो वेरिएबल हो जाएगा, राइट। जैसे 3 कोई कांस्टेंट है भाई, कोई भी 3 एक कांस्टेंट है ना, 3 नंबर इज अ कांस्टेंट। लेकिन 3 को मैं x से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये 3x थोड़ी कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट होगा, है ही, x वेरिएबल है। ओके, तो 3x कांस्टेंट बचा क्या, नहीं ना। जैसे x बदलेगा तो ये भी बदलेगा, तो 3x भी क्या हो जाएगा, वेरिएबल। ये तेरे सवाल का जवाब था, इससे कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है अभी का। ये कमेंट बॉक्स पे क्वेश्चन पूछा गया तो मैंने उसका जवाब दिया। चलो, अब हमें आगे क्या करना है, व्हाट डू वी हैव टू स्टडी फर्दर। हमें सवाल सॉल्व करते आने चाहिए। वी हैव टू बी एबल टू फाइंड answers to various integration. For example, if I give you some question, you try getting its answer. If I give you the question, what is integration of 4x cube dx? Try to write down its answer. I'll write some questions. You try to just write down its answer. Try it. Just think and try to write down its answer. इतने information पर से just give it a try. फर्स्ट क्वेश्चन का वेरी गुड, बिल्कुल परफेक्ट जवाब। फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इज x to the power 4 plus c. Very nice, very nice, very good.
सेकेंड का सही जवाब विल बी tan x प्लस सी, है ना। आपको सोचना है कि किसका डेरिवेटिव का आंसर सेक स्क्वायर था। सेक स्क्वायर x किसके डेरिवेटिव का आंसर था, tan x का डेरिवेटिव होगा, इसलिए सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होगा tan x। ठीक है, प्लस सी तो हमेशा लिखना आपको, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अगले का जवाब भी बहुत अच्छे स्टूडेंट्स। आपको याद है ई पावर एक्स ऐसा फंक्शन हुआ करता था जिसका खुद का डेरिवेटिव वही हुआ करता था, राइट। चलो, तो खुद का डेरिवेटिव वही है तो खुद का इंटीग्रेशन भी वही होगा। एक और सवाल दे रहा हूं, जस्ट वन मोर क्वेश्चन, देखते हैं कितने लोगों को कुछ चीजें याद है। 1/x dx, 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा। 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा। वेरी गुड, ln x, क्योंकि ln x का डेरिवेटिव हुआ करता था 1/x। ln x का डेरिवेटिव हुआ करता था 1/x, है ना। तो बस उल्टा कर देना है, जिसका ये डेरिवेटिव था इसका वो इंटीग्रेशन होगा। Simple. क्या मैं एक टफ सवाल दूं, थोड़ा सा टफ सवाल था, स्लाइटली टफ क्वेश्चन, स्लाइटली टफ क्वेश्चन, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन। अगर मैं ये पूछूं, कोशिश कीजिए, लेट एवरीबडी थिंक, कोशिश कीजिए इसका जवाब क्या आएगा। जस्ट थिंक आई विल गिव यू 1-2 minutes, थिंक अबाउट इसका आंसर क्या आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एवरीबडी नोज कि अगर मैं सवाल ऐसा पूछता था, इंटीग्रेशन 6x टू द पावर 5 dx, देन एवरीबडी नोज कि आंसर वुड बी x टू द पावर 6। इसका मेन जवाब ऐसे आता है। ठीक है, इसका मेन जवाब ऐसे आता है, लेकिन अभी 6 तो है नहीं। ओके, तो इट्स एज गुड एज हमने 6 से डिवाइड कर दो दोनों साइड पे। तो 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या आएगा, 6 से डिवाइड कर देंगे तो x पावर 6/6 या 1/6 ऐसा अलग से आ गया, 6 से डिवाइड कर दिया, ऐसे आएगा। मानते हो। तो आंसर क्या लिखना चाहिए, आंसर लिखना चाहिए, आंसर लिखना चाहिए 1/6 x टू द पावर 6, ये जवाब। एंड प्लस सी तो हमेशा लगा देना पड़ता है एज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ऐसा क्यों था, दिस इज नॉट टफ टू एक्सप्लेन, यू ऑल नो ऐसा क्यों था, बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 6 करते थे तो हमें पता था कि ये 6x टू द पावर 5 आएगा। तो नेचुरली आप डेरिवेटिव ऑफ 1/6 x टू द पावर 6 करेंगे तो जवाब में 1/6 इंटू 6x टू द पावर 5 आएगा। 6 कैंसल होके जवाब x टू द पावर 5 आता है। इसीलिए x टू द पावर 5 का इंटीग्रेशन वो आता है जो हमने लिखा हुआ है। क्लियर है, इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर, एवरीवन दिस क्वेश्चन इज क्लियर। So now, if this question is clear, write down a formula. I hope you can very much guess this formula. The formula will be a famous, fantastic formula will be integration of x to the power n dx. Can you guess this formula, students? Integration of x to the power n dx. ऊपर का देख देख के can you guess this formula? ऊपर का देख देख के, वेरी गुड। x टू दी पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1,
प्लस सी लिख लीजिए, इसको हम करेंगे बॉक्स। दिस इज टू बी रिमेंबर्ड। इसका एक ही एक्सेप्शन है, इसका एक ही एक्सेप्शन है, दिस विल वर्क फॉर ऑल एन, दिस विल वर्क फॉर ऑल एन, this is a formula for all n, for any n, for any n other than -1। -1 के लिए फॉर्मूला नहीं चलेगा, -1 के लिए ये फॉर्मूला नहीं चलेगा। बाकी दुनिया के कोई भी n के लिए, कोई भी रियल n के लिए ये फॉर्मूला चलेगा। -1 के लिए ये फॉर्मूला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? -1 के लिए फॉर्मूला क्यों नहीं चलेगा? -1 के लिए फॉर्मूला इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा बच्चों ना, आंसर में डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। क्या किसी जवाब का डिनोमिनेटर 0 होना अलाउड है क्या? क्या कभी भी मैथ्स में डिनोमिनेटर 0 होना अलाउड है क्या? नहीं अलाउड है ना। तो ये चीज 0 नहीं बननी चाहिए, इसीलिए n को -1 होना अलाउड नहीं है इस फॉर्मूला के लिए। तो क्या हम n को -1 वाला कोई फॉर्मूला ही नहीं बना सकते? भाई बना सकते हैं ना, लेकिन अलग फॉर्मूला बनेगा, अलग फॉर्मूला बनेगा। कोई बताएगा क्या फॉर्मूला बनेगा? x⁻⁻1 dx का क्या फॉर्मूला बनेगा? कोई बता सकता है? सोचो, मुझे सही जवाब मिलेगा आप लोगों में से। x⁻⁻1 dx का फॉर्मूला, गुड गुड गुड, नॉट परफेक्ट जवाब, मुझे जवाब सही आ रहा है। हाँ, ये प्रथमेश बरड़ का आया परफेक्ट जवाब। लॉग तो भाई कोई भी बेस को हो सकता है, इसका जवाब एक स्पेसिफिक जवाब आने वाला है, दैट इज ln x, लॉग टू द बेस e वाला, ln x प्लस c, ये जवाब आएगा। कैसे, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ये हम लिखे ऑलरेडी पिछले पेज पे। x⁻⁻1 का ही मतलब क्या होता है? x⁻⁻1 का ही मतलब 1/x होता है कि नहीं होता है? x⁻⁻1 का ही मतलब, x⁻⁻1 का ही मतलब 1/x होता है ना? करेक्ट। तो ये किसका डेरिवेटिव आया करता था? 1/x से किसका डेरिवेटिव आया करता था? ln x का डेरिवेटिव आया करता था। इसीलिए ये फॉर्मूला कर लीजिए, लिख लीजिए, बॉक्स कर लीजिए इसको। अच्छा, एज अ स्पेशल केस, कैन यू टेल मी व्हाट विल बी, अगर सवाल आपको पूछा गया कि व्हाट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ x dx, can you tell me the answer? What will be integration of x dx? Can you tell me the answer? नहीं 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 नहीं, फंस गए। हाँ हाँ, 0 कहाँ से आंसर आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ x dx स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव नहीं पूछा है, इंटीग्रेशन ऑफ x dx पूछा है। इंटीग्रेशन ऑफ x dx, अभी हमने फॉर्मूला लिखा है, तो इसमें n की वैल्यू क्या हो गई? x dx मतलब x की पावर 1 है, मतलब n की वैल्यू हो गई 1। तो इसी फॉर्मूला में आप n की वैल्यू 1 पुट करते हो तो क्या जवाब मिल रहा है? आपको जवाब मिल रहा है x² 2 प्लस c। भाई एक बार चेक करके देख लीजिए,
एक बार चेक करके देख लीजिए किसी को डाउट आ रहा है तो, कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस सी क्या आता है, करके देखो तो। एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस सी का डेरिवेटिव लेके देखो तो क्या आता है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x बाय टू, तो वैसा का वैसा रहेगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। क्या सच्ची आंसर x आ रहा है क्या, क्या सच्ची आंसर x आ रहा है क्या, देखो तो। हाँ आ रहा है, इसीलिए तो उसका इंटीग्रेशन का आंसर ये था। करेक्ट। चलो अगर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x टू द पावर 10 dx, कैन यू टेल मी द आंसर, कैन यू टेल मी द आंसर, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 10 dx। Very good. It should be x to the power 11 divided by 11 plus c. Can you tell me what will be x to the power minus 4 dx? X to the power minus 4 dx. सोचिए, सेम फॉर्मूला लगाना है, सेम फॉर्मूला लगाना है, ध्यान से लगाना है, बराबर अच्छे से लगाना है। n की वैल्यू -4 समझ के, यस गुड, मैं आंसर लिखूंगा इस तरीके से, x टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय -3 प्लस, ऐसा लिखिए। और मैथ्स यूज करके सिंप्लीफाई कर सकते हो, आगे की बात है, बट एज इट इज अभी आपको ऐसे लिखना है। एंड लास्ट मैं यहाँ पे रुक रहा हूं, आई एम स्टॉपिंग हियर टुडे विद दिस क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। इसका जवाब ढूंढिए, बहुत स्मार्टली करिएगा स्टूडेंट्स। 1 dx, क्या मैं 1 को भी किसी की पावर लिख सकता हूं, क्या मैं 1 को x की पावर 0 लिख सकता हूं, एनीथिंग रेज टू 0 इज 1 ना, एनीथिंग रेज टू 0 इज 1। तो इसका जवाब आएगा x टू द पावर 1/1 प्लस सी, मतलब ही x प्लस सी, मतलब ही x प्लस सी। कमेंट बॉक्स पे बिल्कुल सही जवाब आ रहे थे, कि सबको समझा, सेम फॉर्मूला यूज किया, n की वैल्यू 0 है तो n+1 हो गया 1। ऑल क्लियर स्टूडेंट्स। ये लास्ट वाले को मैं बॉक्स करना चाहता हूं और आज रुकते हैं, बाकी कल इंटीग्रेशन और मस्त डिटेल्स में देखेंगे। ये सवाल हम याद ही करना चाहते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 होता है x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx होगा x प्लस सी। ओके, चलो स्टूडेंट्स, गुड डे, सी यू टुमारो सेम टाइम, बाय।
उससे 4 दिन से पहले बेच नहीं पाओगे, कंडीशन है। अगर EQ लिखा है उसे लेना, बी वाले का मतलब है जब तक वो 5-6 दिन बाद ही ऑप्शन गारंटी हो सकते। EQ वाले को आप अभी लो अभी बेच सकते हो, जब आप चाहिए घर पे कब लिखा रहता है।